नमस्कार साथियों, इनकार्नेशन क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे कि आप लोगों का जो प्रारंभिक शिक्षा का नवीन प्रयास है उसका एक लास्ट चैप्टर है। हालांकि अभी हम जो है लॉर्ड मैकाले का और जो है वो डिस्पैच 1854 ये सब अभी जो है हम नहीं आप लोगों को पढ़ाए हैं, तो ये सब भी पढ़ाएंगे। लेकिन यहाँ से जो क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछ जाते हैं परियोजना से, तो इसको हम पहले अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं। फिर इसके बाद मैकाले वाला बताएंगे और डिस्पैच बताएंगे। फिर इसके बाद जो है जो बाल अधिकार कुछ बताएंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, अध्याय का नाम है प्रारंभिक शिक्षा के विकास हेतु संचालित पाठ्यक्रम एवं परियोजनाएं। अब जैसे प्रारंभिक शिक्षा के विकास हेतु, अब देखिए विकास करना, अब यहाँ से सारी चीज़ें लगभग सेम मिलेगा, क्योंकि बच्चों के अंदर विकास हमेशा हर टॉपिक में ही विकास की ही बात की जाएगी। किससे संबंधित विकास किया जाएगा? शिक्षा से संबंधित विकास किया जाएगा। यह एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आप किसी भी क्वेश्चन का पूछेगा तो आप सब चीज़ का उत्तर मिला जुला के एक ही लिखना होता है। ठीक, जैसे मान लीजिए आपकी पहली परियोजना चली। पहली परियोजना क्या थी? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, जिसका फुल फॉर्म होता है, शॉर्ट फॉर्म होता है OBB, है ना, यानी कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड क्या होता है, बहुत ही अच्छे से देखिएगा, क्योंकि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड आपका जो 1986 में प्राथमिक विद्यालय को आवश्यक मानते हुए शिक्षा में सुधार लाने के लिए यह बल दिया गया। अब ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में किया क्या गया? सन 1987 से 88 में इस ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की योजना पूरी तरीके से क्या हो गई, मतलब हर विद्यालय में लागू कर दी गई। आई तो यह शुरू की गई 1986 में, लेकिन जैसे विद्यालय में लागू कराते कर, जैसे कोई जब नियम बनता है तो उसे लागू करने में 1 साल 2 साल 3 साल बीत जाता है ना, तो उसी प्रकार 2 से 3 साल में पूरा ये जो क्या हो गया, लागू कर दी गई। अब देखिए अब आगे क्या है इसमें। अब इसका कुछ उद्देश्य रहा होगा ना, जैसे ये क्यों जो है OBB योजना क्यों लाई जा रही है। ठीक, पहला इसका उद्देश्य है, OBB का मुख्य उद्देश्य प्राथमिक स्कूल में पाठ्य सामग्री तथा शिक्षक के उपकरण जैसी चाक, डस्टर, बोर्ड आदि की व्यवस्था की जाना चाहिए। जैसे बालक के क्या क्या जरूरी होता है, ब्लैक बोर्ड रहेगा तभी शिक्षक पढ़ा पाएंगे, चाक डस्टर रहेगा तभी तो आप पढ़ा पाएंगे, आप भी तो जो है अध्यापक बनेंगे। अगर मान लिया जाए ब्लैक बोर्ड, चाक, डस्टर ये रहे ही ना, तो क्या आप पढ़ा पाएंगे? तो इसके बाद इसमें जो OBB में कौन कौन सी सुविधाएं दी गई हैं, इस पर भी हम क्या करते हैं, आगे चर्चा कर लेते हैं। जैसे देखिए कुछ सुविधाएं OBB में क्या क्या दिया गया है। पहला आपका हो जाएगा OBB में दी गई सुविधाएं। पहला आपका 2 कमरा तथा 1 बरामदा होना चाहिए। अब 2 कमरा रहेगा, उसमें क्या करेंगे, आप बच्चों को बैठा देंगे। एक क्लास में आप 2 वालों को बैठा देंगे, और एक क्लास में 3 वालों को बैठा देंगे, 4 वालों को, फिर एक क्लास में 5 वालों को बैठा देंगे हमने बरामदा में, है ना। इसके बाद क्या होना चाहिए, पेयजल की भी उत्तम व्यवस्था होनी चाहिए। ये सब क्या करना है, आपको अपने मन से आप कुछ भी और भी ऐड कर सकते हैं। पेयजल की उत्तम व्यवस्था की जानी चाहिए। 2 अध्यापकों को नियुक्त होने, जिसमें 1 महिला आवश्यक है, अनिवार्य है। देखिए महिला का हमेशा शिक्षा में क्या किया गया है, वरीयता दिया गया है, उनको बढ़ावा देने की हमेशा बात की गई है। ठीक, यह आप एक ऐसा पॉइंट होता है जिसमें आप चाहे जो क्वेश्चन पूछे, कोई भी शिक्षा संबंधित जो प्रयास पूछे, तुरंत उसमें चेप दीजिए एक लाइन, महिला जो है पे ज़्यादा बल दिया गया, यानी कि लड़कियों पर सबसे ज़्यादा बल दिया गया। स्त्री शिक्षा पर भी बल दिया गया तथा महिला क्या क्या इसमें, जैसे जो शिक्षक जो रहेंगे कोई, तो उसमें 1 महिला होना चाहिए। इसके बाद चौथा पॉइंट आपका बनता है पुस्तकालय में पुस्तक की उपलब्धि होनी चाहिए। और जब पुस्तकालय में पुस्तक ही नहीं रहेगा तो कैसे जो है पढ़ाई हो पाएगी, नहीं पढ़ाई हो पाएगी ना, तो इसलिए जो है पुस्तकालय में पुस्तक होना अति आवश्यक है। ठीक, इसके बाद अगला पॉइंट है शिक्षण सामग्री की सुविधा भी होनी चाहिए। अब देखिए शिक्षण सामग्री की सुविधा का मतलब वही चाक, डस्टर, ये सब क्या होना चाहिए। ठीक, जैसे पूछ लिया OBB में दी गई सुविधाओं का वर्णन कीजिए, 5 OBB की सुविधाएं बताइए, ऐसे तो क्वेश्चन पूछेगा ना। चलिए आगे बढ़ें। या ये भी पूछ सकता है कि OBB के दौरान विद्यालय में दी जाने वाली सामग्री, तो वही चीज़ है,
बालक के लिए पाठ्य पुस्तकें जो है उपलब्ध होनी चाहिए। शिक्षण सामग्री में ये मानचित्र, श्यामपट्ट, चाक ये सब होना चाहिए। और विज्ञान तथा गणित के लिए किट का जो है वहाँ पे उपस्थिति होना ज़रूरी है। जैसे नहीं आप देखेंगे छोटा छोटा किट आता है, त्रिभुज का किट आता है, वर्ग का एक मतलब फ्रेम आता प्लास्टिक का, बच्चों को समझाने के लिए। आप जब अगर आपकी टीचिंग लगी हुई तो आप गए होंगे तो वहाँ पे प्रिंसिपल देते हैं कि ये जो है गणित की किट है, इससे बच्चों को आप समझा दीजिएगा। खेल कूद के लिए फुटबॉल, गेंद, बैडमिंटन और क्रिकेट के लिए जो है बैट बॉल ये सब की भी क्या होती है व्यवस्था की गई रहती है। शिक्षक के पास आकस्मिक खर्च हेतु धन भी रहता है। अब देखिए धन आपका इसलिए रहता है प्रिंसिपल के पास कि मान लीजिए बाई चांस किसी बालक को कोई समस्या है, उस टाइम किसी के पास पेंसिल नहीं है, किसी के पास कुछ नहीं, तो उस समय उस बालक को वो अपने लक्ष्य जो है 10, 20, 50 रुपये वो देकर उस चीज़ को पढ़ाई में क्या करेगा, अपना योगदान देगा। वो जो है आपको सरकार जो उतना फिर अदा करेगी। ठीक, चलिए इसके बाद आपका अगला टॉपिक है सेवारत अध्यापकों का विस्तृत अभिविन्यास कार्यक्रम, जिसे हम लोग कहते हैं पी मोस्ट के नाम से भी जानते हैं, जिसका इंग्लिश में होता है प्रोग्राम ऑफ मास ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्कूल टीचर। अब इसमें क्या किया गया है, NCERT यानी कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की नई दिल्ली 1986 में यह कार्यक्रम शुरू किया गया था। कौन सा कार्यक्रम, PM मोस्ट कार्यक्रम। अब इसमें किया क्या गया, अब इसका उद्देश्य क्या है या क्यों लाया गया। इसका उद्देश्य था कि यह कार्यक्रम जो है 1986 में शिक्षा की नीति से अवगत कराना था तथा शिक्षक को उस उपकरण के बारे में बताना था जिसे वे प्रयोग करेंगे। अब जैसे मान लीजिए जो भी उपकरण दिया जाएगा तो वह जो है क्या करें, अगर शिक्षक को खुद नहीं पता रहेगा कि इस उपकरण का उपयोग कैसे करके हम बच्चों को बताएंगे तो क्या उसका कोई मायने निकलेगा, नहीं निकलेगा। तो इसलिए यह PM मोस्ट योजना चलाई गई, जिससे शिक्षक को क्या किया जाता है, वह उस उपकरण के बारे में यानी कि बताया जाता है, ट्रेनिंग दिया जाता है। ठीक है, अब देखिए प्राथमिक शिक्षकों के लिए तथा माध्यमिक शिक्षकों के लिए अलग अलग मतलब बताए गए हैं। कौन कौन से अलग अलग बताए गए हैं, पहला आपका है 1990 में PM मोस्ट ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में ही परिवर्तन कर दिया गया तथा PM मोस्ट कार्यक्रम के अंतर्गत शिक्षकों हेतु अभिविन्यास कार्यक्रम के रूप हेतु प्रस्तुत की गई जो निम्नलिखित हैं। अब क्या क्या उसमें बताया गया, क्या क्या चीज़ अभिविन्यास के दौरान किया गया, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए पहले क्या बताया कि विद्यालय और कक्षाओं को आकर्षक बनाने पर क्या किया गया, बल दिया गया। ठीक, छात्र केंद्रित शिक्षा पर बल दिया, यानी कि ये बताया गया कि छात्र के अनुसार यानी कि जो चीज़ अच्छा लगेगा छात्र को उसके हिसाब से जो है क्या करेंगे, टीचर पढ़ाएंगे। इसके बाद अगला है आपका विद्यालय के प्रभावी रूप से कार्य करने के लिए भवन, प्रशिक्षण सामग्री आदि सुविधाओं का उल्लेख किया गया है ना। इसके बाद आपका अगला पॉइंट है पी मोस्ट कार्यक्रम में विद्यालयों के शिक्षकों के विस्तृत प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई। ठीक, ये सब किया गया। ये सब ऐसा पॉइंट है कि आप किसी में जो है चिपका दीजिए, आपका जो है नंबर नहीं कटेगा। ठीक, अभी देखिए इसमें भी यही प्रक्रिया किया गया। देखिए प्राथमिक शिक्षकों का विशेष अनुस्थापन कार्यक्रम SOPT, ये तो एकदम बिल्कुल जो है उसी पर आधारित है कि टीचर को क्या ट्रेनिंग दिया जाए। इसका आरंभ 1993 से 94 में किया गया था। बस यही आपको रटना है कि SOPT का जो आरंभ 1993 और 94 ईस्वी में शुरू किया गया। इसका कार्यक्रम का 4 मुख्य उद्देश्य था कि देश भर में 4.5 लाख शिक्षकों को क्या किया, हर साल प्रशिक्षण देना है, ट्रेनिंग देना। कहने का मतलब वो किस चीज़ की ट्रेनिंग देना कि जिससे वह प्राथमिक बच्चों को अच्छे से पढ़ा सकें, इस चीज़ का जो है ट्रेनिंग देना है। ठीक, इसके बाद SOPT के उद्देश्य क्या है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालयों में दी जाने वाली सामग्री का सही से उपयोग करने की दक्षता विकसित हो। अब मान लीजिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में जो चीज़ किट वगैरह जो भी ऊपर दिया गया बच्चों को समझाने के लिए, अब उसको अच्छे से चला ही ना पाए शिक्षक, तो क्या उसको जो है बता पाएंगे शिक्षक अपने बच्चों को, नहीं बता पाएंगे। पहले शिक्षक को खुद ट्रेनिंग देकर सिखाया जाएगा, फिर वो बच्चों को जाकर सिखाएंगे। दूसरा पॉइंट है शिक्षकों को छात्र केंद्रित अधिगम अपनाने का प्रोत्साहन किया गया। तो वही बात वही है कि छात्रों पर सबसे ज़्यादा बल दिया गया कि जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, जौन सा सब्जेक्ट उस विषय में और जिस घंटे में,
उसी हिसाब से बच्चों के हिसाब से वो घंटी में वो वाला विषय पढ़ाया जाए। ठीक, अगला है एनसीईआरटी की राष्ट्रीय रिपोर्ट में वर्णित न्यूनतम अधिगम स्तर की दक्षताओं पर बल दिया गया। अब देखिए, न्यूनतम अधिगम स्तर का मतलब ये है कि कोई भी बच्चा कक्षा 3 या कक्षा 4 में पढ़ रहा है तो उसका लेवल क्या 4 लेवल का है, या उसको जितना 4 में पढ़ रहा है क्या बच्चा, क्या उसको जितना 4 वाले बच्चों को आना चाहिए क्या उस बच्चे को उतना आ रहा है। अब पता लगे एडमिशन तो भले ही 4 वाले क्लास में हो गया, लेकिन उसके कक्षा 2 वाले के बराबर ही नहीं आ रहा है, तो दिक्कत वाली बात है ना। इसके बाद अगला पॉइंट है, प्रभावी शिक्षण अधिगम हेतु विद्यालय के वातावरण को क्या करना है, उचित बनाना है। ठीक है, चलिए आगे न्यूनतम अधिगम स्तर। अब देखिए, न्यूनतम अधिगम स्तर का मतलब यह है कि न्यूनतम का मतलब होता है कम से कम, अधिगम का मतलब होता है सीखना, स्तर का मतलब होता है कक्षा। तो वही बात है जो हमने अभी बताया कि जिस स्टैंडर्ड या जिस क्लास में जो बच्चा है क्या उस स्तर का उसके पास ज्ञान है। अब पता लगे कक्षा 5 में बच्चा पढ़ता है, उसको ज्ञान कक्षा 1 के बराबर है, उसको केवल काका काका आता है, 1 से 100 तक गिनती आती है बस, और कुछ नहीं आता है उसको, तो उसको क्या माना जाएगा, क्या वो कक्षा 5 का लड़का है? नहीं, तब वो कक्षा 1 के लेवल का ही लड़का है। तो उसमें क्या किया जाए, सुधार किया जाए, इसी चीज़ पर बल दिया गया। अर्थात न्यूनतम अधिगम स्तर कक्षा पर निश्चित समय से कम कितना सीखता है ना। इसके बाद आगे चलते हैं। न्यूनतम अधिगम स्तर की आवश्यकता शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए लाया गया, जिसके निम्नलिखित कारण हैं। अब इसके निम्नलिखित कौन कौन से कारण, आपका एक अपव्यय व अवरोधन है, छात्रों में स्तर में अंतर आ गया है, उसको कैसे बराबर करना है, शिक्षा की गिरता हुआ स्तर के बारे में बताना है। ठीक, तो पहला आपका है अपव्यय व अवरोधन में। सबसे पहले हम अपव्यय देखते हैं। तो पूछ लिया क्वेश्चन में कि शिक्षा में अपव्यय से क्या संबंधित है, या क्या संबंध है, या आप अपव्यय से क्या समझते हैं, तो आप तुरंत लिखिएगा कि प्राथमिक शिक्षा में पूरी होने से पहले किसी भी स्तर पर बच्चों की समय से पहले वापसी अव्यय कहते हैं। जैसे अर्थात प्राथमिक शिक्षा में बीच में स्कूल छोड़ दो, जैसे मान लीजिए बच्चा स्कूल जा रहा है, कक्षा 2 तक स्कूल गया, 1 पढ़ा 2 पढ़ा, 3 में बच्चा छोड़ दिया, इसका क्या मतलब है, तब वो 1 और 2 की पढ़ाई क्या हो गया, वो निरर्थक चला गया ना। जब कक्षा 5 तक पढ़ाई नहीं, उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी ही नहीं हुई, तो आधे अधूरा ज्ञान लेके वो छोड़ दिया, तो यह क्या हुआ, अपव्यय हुआ। ठीक है, अर्थात प्राथमिक शिक्षा के बीच विद्यालय क्या करता है, बच्चा छोड़ देता है, तो यह आपका अपव्यय कहलाता है। लेकिन अवरोधन क्या होता है, 1 वर्ष से अधिक अवधि के लिए एक ही कक्षा में एक ही बच्चे का रहना क्या कहलाता है, अवरोधन। अब जैसे देखिए, कोई भी बच्चा 3 में पढ़ रहा है, अब वो उतना मतलब कमज़ोर है, उसको बार बार 3 में ही पढ़ना पड़ रहा है, क्योंकि उसका स्टैंडर्ड 3 के बराबर हो ही नहीं पा रहा है। यानी कि कक्षा 3 में बच्चों को जितना जानकारी होना चाहिए उतनी जानकारी उसको हो ही नहीं पा रही है। तो यह क्या है, यह जो है सरकार का जो पैसा उसके ऊपर खर्च हो रहा है और निरर्थक खर्च हो जा रहा है ना, वह अवरोधन का कार्य हो रहा है ना। तो यह आपका क्या हो गया, अवरोधन हो गया। ठीक, यहाँ से भी एक क्वेश्चन आपका पूछा जाता है अति लघु में। ठीक, इसके बाद आपका अगला आता है, हार्डिंग समिति ने शिक्षा में अपव्यय व अवरोधन पर सुझाव दिया। हार्डिंग ने भी शिक्षा में क्या किया, अपव्यय और अवरोधन में सुझाव यह दिया कि उसको छात्रों का जो अपव्यय और अवरोधन है, इस दोनों को कम किया जाए। अपव्यय में क्या है कि बच्चा जो है छोड़े ना पढ़ाई, पूरा पढ़ाई करे। अवरोधन में क्या है, बच्चा एक ही क्लास में कई साल ना पढ़े। इन सब पर क्या किया गया, हार्डिंग समिति में बल दिया गया। ठीक, इसके बाद अगला, छात्रों के स्तर में अंतर। न्यूनतम अधिगम स्तर की आवश्यकता छात्रों के 3 स्तर के अंतर को भी स्वीकार कर रही है। जैसे एक विद्यालय से दूसरे विद्यालय में जाने में क्या होना चाहिए, अंतर नहीं होना चाहिए। जैसे मान लीजिए इस गांव में इस प्राथमिक विद्यालय कक्षा 3 का बच्चा कक्षा केवल 10 तक गिनती जानता है, या 100 तक गिनती जानता है, या 10 तक पढ़ा जानता है। लेकिन आप जाएंगे दूसरे गांव के विद्यालय के प्राथमिक बच्चे कक्षा 3 के ही लड़के को अगर आप उठाएंगे, उसको अगर 10 तक जो है गिनती 100 तक गिनती याद है और 10 तक पढ़ा याद है, तो उसका लेवल क्या हो गया, उसका लेवल ऊपर हो गया ना। तो इस चीज़ को समान रखने के लिए क्या किया गया, इस सब चीज़ों का परियोजना चलाई गई। एक ज़िले से दूसरे ज़िले में जाने पर भी यही चीज़ अंतर पाया जाता है। एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश के बच्चों को शैक्षिक स्तर में अंतर पाया जाता है। ठीक, यह आपका हो गया शैक्षिक अंतर। ठीक, इसके बाद आपका अगला है,
इसीलिए किसी भी प्रकार के शैक्षिक अवसरों में समानता का अधिकार है। वैसे ही शिक्षा के न्यूनतम अधिगम स्तर में भी समानता होनी चाहिए। जैसे इस पर यह बल दिया गया, जब बच्चों को यह पता चला कि यह वाला बच्चा ज़्यादा जानकार है, यह वाला बच्चा कम जानकार है, तो इस पर एक जो है इस पर यह बताया गया कि ऐसा किया जाए कि बच्चों को एक ऐसा मतलब बुक पढ़ाया जाए जिसका लेवल सारा एक हो। जब वो कक्षा 3 का बच्चा जिसमें जाएगा तो उसके हिसाब से जो क्या किया जाएगा, वो कक्षा 3 की ही बुक पढ़े। हर जगह पूरे उत्तर प्रदेश में वही बुक लागू हो, जिससे क्या होगा, शैक्षिक में क्या होगी, समानता आएगी बच्चों के अंदर। इसके बाद अगला पॉइंट है शिक्षा के गिरता हुआ स्तर। शिक्षा के गिरते हुए स्तर में सुधार के लिए यह आवश्यक है कि किसी भी स्तर पर किन किन उद्देश्यों को कैसे प्राप्त करना है, इसलिए न्यूनतम अधिगम स्तर की आवश्यकता है। ठीक, इसके बाद आपका आ जाता है अगला पॉइंट है, अगला टॉपिक है बेसिक शिक्षा परियोजना, बेसिक एजुकेशन प्लानिंग। अब इसमें क्या दिया गया है, बेसिक शिक्षा का मुख्य लक्ष्य सार्वजनिकरण लक्ष्य की प्राप्ति हेतु विद्यालयों में बच्चों के नामांकन व ठहराव में वृद्धि करना। अब इसके जो है इस परियोजना के अंतर्गत बताया गया है कि बच्चों को किसी तरह जो नामांकन कर और विद्यालय में ठहरने का जो है व्यवस्था की जाए या ठहरने में वृद्धि हो तथा उनके गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना, इस पर बल दिया गया है। ठीक, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परियोजना 5 अक्टूबर 1993 से प्रभावित है, जो BEP प्रारंभ में 10 जनपदों में केवल चलाई गई थी। कितने जनपद में चलाई गई थी? केवल 10 जनपद में। ठीक, इसके बाद बेसिक शिक्षा परियोजना का उद्देश्य है, पहला क्या उद्देश्य है कि नामांकन करना बच्चों का। तो वर्ष 2000 में 6 से 11 वर्ष के सभी बच्चों को क्या किया, विद्यालय में नामांकन कराया गया। इसके बाद विद्यालय सुलभ कराना। विद्यालय सुलभ कराना का मतलब ये है कि 300 लोगों की जिस गांव में आबादी है वहाँ पे 1 से 1.5 किलोमीटर के अंतर्गत एक प्राथमिक विद्यालय खोलना चाहिए। इसके बाद क्या है, अगला पॉइंट है सतत शिक्षा। सतत शिक्षा का मतलब सभी लोगों को लगातार शिक्षा मिलती रहे। ऐसा नहीं कि एक बार शिक्षा मिल गई फिर उसको ब्रेक कर दे, नहीं, लगातार हर वर्ष बराबर शिक्षा मिलती रहे बच्चों को। इसके बाद आपका अगला है, इसका कार्य है कि शिक्षण प्रशिक्षण क्या करना, पाठ्य पुस्तक सामग्री का निर्माण करना, मूल्यांकन तकनीकी तथा दक्षता में क्या करना, बच्चों को विकसित करना। इसके बाद दूसरा पॉइंट है प्रत्येक जिले में डायट जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान की क्या करना, स्थापना करना। इसके बाद अगला पॉइंट है BRC व NPRC को ब्लॉक व न्याय पंचायत स्तर पर शैक्षिक केंद्र के रूप में संचालित करना। ठीक, जब इसका स्तर का जब यानी BRC और NPRC को ब्लॉक व न्याय पंचायत के स्तर पर शैक्षिक केंद्र के रूप में संचालित किया जाएगा, तभी तो वो जाके जो है जो खंड शिक्षा अधिकारी होंगे BRC के आपके जो, तभी तो प्राथमिक विद्यालय पर जाके वो चेकिंग करेंगे, और जब चेकिंग करेंगे तो सभी टीचर क्या करेंगे, डरेंगे तो और अच्छे से पढ़ाएंगे बच्चों को। ठीक है, इस चीज़ पर बल दिया गया। इसके बाद है अगला है बालिका शिक्षा की उचित व्यवस्था करना। बालिका शिक्षा पर देखिए यहाँ बल दिया गया है, शिक्षा अधिगम सामग्री तथा अध्ययन सामग्री की गुणवत्ता में क्या करना, सुधार करना। ठीक, इसके बाद आपका अगला आता है जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में DPEP यानी कि डायरेक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम। अब DPEP का फुल फॉर्म जो है आपका हमने सीख लिया, डायरेक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम। अब इसकी स्थापना 1904 ईस्वी में शुरू किया गया था। यह कार्यक्रम विश्व बैंक की वित्तीय सहायता से संचालित किया गया था, यानी कि इसमें क्या था, विश्व बैंक ने इसमें क्या किया था, पैसा दिया था। इसका उद्देश्य था कि सभी बच्चों को विद्यालय में उनका ठहराव सुनिश्चित करना, शिक्षा के स्तर में सुधार करना आदि। DPE के प्रथम चरण में देश के प्रथम 7 राज्यों तथा 42 जनपदों में यह संचालित किया गया। अब इसका भी यही उद्देश्य है कि बच्चों का किसी भी तरीके से जो है विद्यालय में क्या करना, ठहराव करना था, नामांकन करना। ठीक, अब यही चीज़ ये सब देखिए, अब आपको लगेगा कि सब एक ही है, नहीं, एक ही नहीं है, लेकिन सब में उद्देश्य और सब में कार्य लगभग एक ही किए गए हैं। ठीक है, शिक्षा में सुधार करने के लिए, बालकों पर बल देने के लिए, बालकों के आधार पर शिक्षा देनी चाहिए, यही सब हम मतलब कहने का मतलब सब में रहेगा। अगर आप किसी में उठा के जो है चिपका देंगे वो चीज़ तो आपका गलत नहीं होगा। ठीक है,
इसके बाद अगला है वर्ष 1997 ईस्वी में DPEP के द्वितीय चरण के अंतर्गत यूपी के 22 जनपदों में क्या किया गया, चयनित किया गया। इसके बाद अगला पॉइंट क्या किया गया, 2000 में DPEP के तृतीय चरण में लगभग 32 जनपद में चयनित किया गया, यानी कि 32 जनपद में यह प्रोग्राम चलाया गया। इसके बाद आपका अगला DPEP के कार्य। और DPEP के कार्य देखिए कौन कौन से EP के इसके कार्य ये हैं कि भवन तथा संस्थागत का सुदृढ़ीकरण करना, यानी कि जो भवन निर्माण करना, यानी कि बालकों को जहाँ पे पढ़ाया जाता है। इसके बाद अगला विद्यालय में बच्चों का ठहराव को बढ़ाना, 6 से 11 वर्ष के बच्चों को 100% विद्यालय सुविधा प्रदान करना। इसके बाद अगला पॉइंट है बालिकाओं का नामांकन में क्या करना, वृद्धि करना। फिर अगला पॉइंट बनता है आपका प्राथमिक विद्यालय में शिक्षा का विस्तार करना। ठीक, तो यही सब बस कॉमन चीज़ें हैं। और इस यहाँ पर नोट में ये चीज़ें दिया गया कि DPEP की शुरुआत संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 1992 आई थी उसके अनुसरण में हुई थी। ठीक, चलिए अब चलते हैं हम विद्यालय उन्मुखी कार्यक्रम। विद्यालय उन्मुखी कार्यक्रम, या इसे हम एक नाम से और जानते हैं स्कूली रेडीनेस कार्यक्रम। अब इसमें क्या गया, यह शब्द से यह स्पष्ट हो रहा कि विद्यालय की ओर उन्मुख करने वाला कार्यक्रम, अर्थात वह कार्यक्रम जिससे के द्वारा बच्चे विद्यालय की ओर आकर्षित हों और विद्यालय जाएं। ठीक, इस कार्यक्रम का प्रारूप अंतर्राष्ट्रीय बाल वर्ष में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान व प्रशिक्षण परिषद द्वारा तैयार करना, यानी कि NCERT द्वारा यह कार्यक्रम चलाया गया। यह कार्यक्रम का मुख्य रूप से उन बच्चों को ध्यान में रखकर बनाया गया जो कक्षा 1 में सीधे प्रवेश करते हैं। ये बच्चे नर्सरी में नहीं पढ़े होते हैं, यानी कि जो बच्चा होता है कक्षा 1 में सीधे पढ़ा था, उसकी उम्र थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, जैसे 6 वर्ष हो जाती है, 7 वर्ष हो जाती है, 8 वर्ष हो जाती है, तो वह सीधे क्या करता है, जब वो प्राइमरी में नाम लिखवाता है तो वह सीधे 1 में नाम लिखवाना चाहता है। और अब के बच्चे क्या हैं, 3 वर्ष 4 वर्ष का जैसे बच्चे हुआ तैसे लोग विद्यालय में भेज देते हैं, तो क्या उसका नाम 1 में लिखा जाएगा, नहीं। तो इससे बनाया गया है छोटी गोल और बड़ी गोल, 2 बनाया रहता है ना, जिसे हम लोग कहते हैं इंग्लिश में प्ले ग्रुप नर्सरी के रूप में। अब तो इंग्लिश मीडियम में लोग प्ले ग्रुप और पता नहीं कौन कौन सा ग्रुप लोग कहते हैं, जिसे हम LKG UKG के नाम से भी जानते हैं, है ना। तो इन्हें सीधे 1 में प्रवेश देने पर शिक्षा ग्रहण करने पर उन्हें अरुचि पैदा होने लगती थी। ठीक, अब जैसे बच्चा जब सयाना हो जाएगा, जब उसे 1 में सीधे एडमिशन कराओगे तो उसे अरुचि होगी कि नहीं। अब भाई नया चीज़, वो पहले से बच्चा खेलता है घर पे या खेला कूदा, अब उसको पढ़ने के लिए कह दिया जाएगा तो क्या वो पढ़ेगा, नहीं पढ़ पाएगा, उसको दिक्कत होने लगेगी। ठीक है, तो जिससे हतोत्साहित होकर बच्चा क्या करता था, विद्यालय को छोड़ देता था। इसी समस्या को ध्यान में रखकर स्कूली रेडनेस कार्यक्रम शुरू किया गया। इस कार्यक्रम के अंतर्गत कक्षा 1 के प्राथमिक 6 सप्ताह से लेकर 2 से 3 महीने तक पूर्व प्राथमिक शिक्षा के अनुभव दिए जाते। पहले उसे क्या कर दिया जाता था, उसे गदहिया गोल या छोटी गोल या बड़ी गोल सबसे पहले बैठाया जाता था 2-3 माह, जिससे बच्चा थोड़ी थोड़ी वहाँ पे रुकना सीखे, सतुआ वगैरह सीखेगा, मतलब खाएगा तो उसे मीठ लगेगा, अच्छा लगेगा, बालकों के साथ खेलेगा कूदेगा। ज़्यादा पढ़ाई नहीं किया जाएगा उसके साथ, केवल बच्चों को ठहराव पर ज़्यादा बल दिया जाएगा। ठीक है, तथा उन्हें कक्षा 1 में प्रवेश लेने के लिए तैयार किया जाएगा। ठीक है, जिससे बच्चे स्कूल की ओर आकर्षित हों, ऐसा नहीं कि फिर वो डर के भाग जाए। इसलिए फिर इसके बाद अगला पॉइंट है वैयक्तिक और सामाजिक तैयारी। अब वैयक्तिक और सामाजिक तैयारी में क्या करें, घर से दूर रहने पर सुरक्षा का भाव महसूस हो। जब बच्चा अगर घर से आ गया विद्यालय में तो उसे भी विद्यालय में क्या हो, ऐसा लगे हाँ यहाँ बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं, जैसे मम्मी हमारा ख्याल रखती हैं वैसे यहाँ पे आंगनबाड़ी में जो अच्छा से जो है क्या होते हैं, आंगनबाड़ी वाली जो शिक्षा मित्र होती हैं वो सब अच्छे से ख्याल रखती हैं। ठीक है, इसके बाद आपका अगला होता है नैतिक गुणों का विकास करने के लिए बच्चों को प्रेरित किया जाता है, सहयोग की भावना का विकास के लिए प्रेरित किया जाता है। इसके बाद शैक्षिक तैयारी पॉइंट है, इसमें क्या होता है शब्द भंडार का धीरे धीरे विकास किया जाता है, मौखिक अभिव्यक्ति यानी बोलने की क्षमता विकसित किया जाता है, छात्रों के आकारों को पहचान करने में उनको जो है बल दिया जाता है कि मतलब ये छोटा है, ये बड़ा है, छोटी है, बड़ी है, उस पर जो पहचानवाया जाता है। इस प्रकार बच्चों के अंदर खेल, मनोरंजन, क्रियाकलाप व सृजनात्मक गुण क्या होता है, विकसित करना होता है। ठीक, इसके बाद आपका अगला पॉइंट है संपूर्ण साक्षरता अभियान। अब ये कब चलाया गया था, संपूर्ण साक्षरता अभियान का मिशन जो 5 मई 1988 ईस्वी को यह
चलाया गया था। इसका उद्देश्य था कि 2007 तक लगभग 75% न्यूनतम साक्षरता दर भारत की हो जानी चाहिए। ठीक, तो इसमें क्या किया गया, मिशन 1995 तक 8 करोड़ निरक्षर और प्रौढ़ों, जिससे प्रौढ़ का क्या मतलब होता है, जो 18 वर्ष से ज़्यादा से लेकर 30 वर्ष तक के जो कार्यकाल के जो बच्चे होते हैं या पुरुष होते हैं, वो साक्षरता प्रदान करने के लिए लक्ष्य निर्धारित किया गया। यानी उनको भी ऐसे पढ़ाया जाए कि वो भी अपना जो सिग्नेचर, अपना नाम, अपना पता, ये सब लिख सकें। ठीक है, साक्षर का मतलब ये होता है। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना के बाद सबसे पहले 26 जनवरी 1989 में केरल में संपूर्ण साक्षरता अभियान की घोषणा की, जिसमें लगभग 74% तक की हो गई थी। ठीक, अब आप देखेंगे इस समय केरल में सबसे ज़्यादा लगभग 95+ साक्षरता दर, शायद 98% या 99% ऐसे कुछ करती है केरल में साक्षरता दर है। अभी शायद हाल ही की रिपोर्ट आई थी शायद कि 100% साक्षरता वाला जो ज़िला उसमें कोई बना है। ठीक है, इसके बाद अगला विशेषताएं इसमें क्या, संपूर्ण साक्षरता अभियान लक्ष्योन्मुखित होना चाहिए। ठीक है, इस कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षकों को उत्तम प्रशिक्षण प्रदान करना होता है। इसमें लक्ष्यों की पूर्ति स्थानीय स्तर पर सर्वे कराकर जो है जानकारी प्राप्त की जाती थी। फिर इसमें क्या किया जाता था, यह कार्यक्रम जन सहभागिता के पक्ष में अपने से सम्मिलित जो है करता था, जिससे सहभागिता का क्या हो, विकास हो। इसके बाद अगला है आपका, इसे टीवी के माध्यम से चारों तरफ फैलाया गया था। जैसे नहीं आजकल न्यूज़ जो है, कोई भी योजना चालू हुई तो न्यूज़ में तुरंत जो है उसको चला दिया जाता है, जिससे सभी लोगों को उसके बारे में जानकारी हो। उसी तरह जो यह जो है टीवी के माध्यम से इसका क्या किया था, प्रचार किया गया था। ठीक है, सर्व शिक्षा अभियान का, सर्व साक्षरता अभियान का। ठीक है, इसके बाद आपका आता है सर्व शिक्षा अभियान। यह बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका है। प्राथमिक शिक्षा 1 से 8 तक सार्वभौमिक लक्ष्य को निर्धारित समयावधि में प्राप्त करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 2001 से 2 में 16 जनपदों में सर्व शिक्षा अभियान चलाया। वर्ष 2002 से 3 में प्रदेश के सभी जनपदों में संचालित किया जा रहा है। यह अभियान राज्य सरकार की मदद से क्रियान्वित किया गया है ना, क्योंकि इसे राज्य सरकार इस पर बल देती है, सर्व शिक्षा अभियान पर। सर्व शिक्षा अभियान का लक्ष्य और उद्देश्य था कुछ, क्या उद्देश्य था कि 2003 तक 6 से 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को स्कूल में शिक्षा की गारंटी योजना केंद्र या जैसे ब्रिज कोर्स कराए जाए। ठीक, इसके बाद अगला 2007 तक सभी बच्चे 5 वर्ष की प्राथमिक शिक्षा को पूरी कर लें। ठीक है, और 2010 तक सभी बच्चे क्या कर ले, 8 तक शिक्षा को अपना ग्रहण कर ले। और 2010 तक ड्रॉप डाउन वाले जो बच्चे होते हैं, जो बच्चे छोड़ के विद्यालय को चले जाते हैं जैसे बीच में शिक्षा को, उसका मतलब संख्या एकदम बिल्कुल न्यूनतम हो जाएगी। यानी कि 2010 के कोई बच्चा जो है छोड़ के बीच में पढ़ाई ना छोड़े प्राथमिक शिक्षा, इस पर बल दिया गया। इसके बाद आपका अगला आ जाता है प्राथमिक शिक्षा राष्ट्रीय स्तर बालिका शिक्षा योजना। अब इसका शॉर्ट फॉर्म होता है NPEGEL, है ना, प्राथमिक स्तरीय राष्ट्रीय बालिका शिक्षा योजना। ठीक, यानी कि नेशनल प्लानिंग एजुकेशन, है ना, ऐसे कुछ करके जो है आपका ये पूरा एजुकेशन, इसके बाद जो होता है लेवल, ये आपका प्राथमिक स्तरीय राष्ट्रीय बालिका शिक्षा योजना है। यह परियोजना कब चलाई गई थी, यह अगस्त 2003 में चलाई गई थी। इसका लक्ष्य था 1 से 8 तक के अपवंचित वर्ग की लड़कियों की विशेष सुविधा दिया गया। अब इसमें क्या, जैसे निम्न कास्ट के बच्चे जो होते हैं, जो वहाँ की जो लड़कियाँ होती हैं, उनको सबसे ज़्यादा सुविधा इसमें दिया गया। NPEGL की क्या है उद्देश्य एवं कार्य, इसमें क्या किया गया, समुदाय को बालिकाओं को शिक्षा के प्रति जागरूक करना था तथा प्राथमिक विद्यालय के लैंगिक अंतराल को दूर करना था। लैंगिक अंतराल का मतलब ये है कि लड़का और लड़की में कोई ऐसा विभेद नहीं होना चाहिए कि यह लड़की है, यह चलो कम पढ़ेगी तब भी कोई बात नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। लड़कियों को भी पूरा शिक्षा लेना है और लड़कों को भी पूरा शिक्षा लेना है, इस पर बल दिया गया। इसके बाद क्या किया, 100% नामांकन ठहरा हुआ गुणवत्ता में विशेष प्रयास किया गया। इसके बाद अगला पॉइंट आपका है शाला त्यागी बच्चों को। शाला त्याग का मतलब ऐसा है कि जो बच्चा पढ़ाई छोड़ दिया है बीच में,
उसे विशेषकर बालिकाओं को ग्रीष्मकालीन में शिविर के माध्यम से शिक्षा को पुनः से जोड़ना, यानी कि गांव-गांव में शिविर यानी कि कैंप लगा के शिक्षा के माध्यम से उन्हें जाकर प्रेरित करना कि वो विद्यालय में आकर पढ़ाई करें। ठीक, इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण है स्कूल चलो अभियान। यह अभियान कक्षा 1 से लेकर 8 तक के बच्चों को स्कूल के प्रति आकर्षित करने के लिए चलाया गया था। इसमें जुलूस निकाले गए थे तथा पोस्टर के माध्यम से प्रचार किया गया था। वर्ष 2000 में उत्तर प्रदेश सरकार ने स्कूल चलो अभियान की शुरुआत की थी। अभी जल्दी 2020 में भी 2022 में जो है स्कूल चलो अभियान की शुरुआत नहीं मतलब चलाया गया था योगी आदित्यनाथ के द्वारा जो है। इसके बाद अगला है आपका कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय खोला गया। यह परियोजना कब चलाई गई? जुलाई 2004 में सरकार ने कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय को प्रारंभ किया। यह आवासीय विद्यालय था। यह कैसा विद्यालय था? आवासीय विद्यालय था, जो विशेषकर शिक्षा से वंचित बालिकाओं के लिए प्रारंभ किए गए थे। इसके अंतर्गत 750 आवासीय विद्यालय को खोला गया। कितने विद्यालय को? 750 आवासीय विद्यालय को खोला गया। अब इसका भी वही उद्देश्य रहा होगा कि बस शिक्षा को जो है बालिकाओं के प्रति सबसे ज़्यादा जो है जोर दिए गए तथा गरीब पिछड़ी वर्ग के बालिकाओं को निःशुल्क शिक्षा प्रदान किया गया। बालक बालिकाओं के प्रति सुदृढ़ विकास किया गया। शिक्षा के साधन उपलब्ध कराना, यानी कि सारा कुछ उद्देश्य का सबका एक ही है, शिक्षा को कितने अच्छे तरीके से सबके पास तक बस जो पहुंचाया जाए, यही सबसे ज़्यादा बदल जाएगा। ये सारे उद्देश्य कार्य सब में कॉमन थोड़ा मोड़ा डिफरेंस है, उसको आप किसी में उठा के कोई पॉइंट कहीं से उठा के चिपका देंगे तो आपका पूरा नंबर मिलेगा। ठीक, चलिए इसके बाद अगला है आरंभिक बाल्यकाल शिक्षा पर बाल माध्यम प्रयोगशाला परियोजना ECCE अर्ली चाइल्ड केयर एजुकेशन। अब इसमें क्या गया? पूर्व प्राथमिक शिक्षा यानी बच्चों की प्राथमिक शिक्षा से पूर्व की शिक्षा, इसे अन्य नाम से भी जाना जाता है, जैसे नर्सरी शिक्षा, आंगनवाड़ी शिक्षा, जैसे हम लोग प्ले ग्रुप शिक्षा कहते हैं, LKG UKG शिक्षा कहते हैं, है ना। ये सब शिक्षा क्या है? जो बच्चा कक्षा 1 से पूर्व के जो क्लास में होता है, छोटी गोल बड़ी गोल वाला जो शिक्षा होता है, इस पर बल दिया गया। 2 अक्टूबर 1975 को ECCE का गठन किया गया। किसका गठन किया गया था? अर्ली चाइल्ड केयर एजुकेशन का गठन किया गया था, जिसमें 3 साल से 6 साल के बच्चों को शिक्षा पर क्या किया गया? शिक्षा देने का क्या व्यवस्था की गई। ठीक, अब इसके बाद आपका अगला पॉइंट बनता है राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना। अब राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना का मतलब ये है आपका कि नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को मजदूरी देकर या बिना मजदूरी दिए हुए कार्य करवाना बाल श्रम कहलाता है, तथा ऐसे कार्य करने वाले बच्चों को श्रमिक कहते हैं या बाल श्रमिक कहते हैं। तो 9वीं पंचवर्षीय योजना में लगभग 1997 से लेकर 2002 में राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना संचालित की गई। इसमें क्या किया गया कि बाल श्रम समस्याओं को पूर्णतः क्या किया? उन्मूलन किया गया, यानी कि बच्चों से काम ना कराया जाए, केवल शिक्षा दिया जाए, इस पर बल दिया गया। ठीक, इसके अंतर्गत देखिए कौन कौन से प्रयास किए गए। सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत 5 से 9 वर्ष के सभी बच्चों को प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश देने के लिए जो प्रेरित किया गया। इसके बाद दूसरा पॉइंट आपका 9 से 14 वर्ष के बाल श्रमिकों को विद्यालय में पढ़ने के लिए शिक्षा की मुख्य धारा से क्या किया गया? जोड़ा गया। तीसरा पॉइंट आपका बनता है बच्चों को अनुपूरक पोषण स्वास्थ्य की देखभाल भी मतलब किया गया। इसके बाद आपका अगला आता है पोषण वितरण योजना। भारत सरकार ने विद्यालयों में मध्याह्न भोजन योजना, जिसे मिड डे मील भोजन कहते हैं, जो कि 15 अगस्त 1995 को लागू की गई, इसे मिड डे मील नाम से भी जाना जाता है। इस योजना के अंतर्गत विद्यालय में मध्यावकाश यानी कि जब इंटरवल होता है या लंच होता है तो बच्चों को स्वादिष्ट भोजन एवं रुचिकर भोजन प्रदान करने के लिए बल दिया गया। जैसे बहुत से बच्चे गरीब होते हैं, पता नहीं बच्चे क्या घर से खा के आए हैं क्या नहीं खा के आए हैं, तो कम से कम जब विद्यालय जाएंगे तो उसी बहाने तो कम से कम भोजन तो मिलेगा, अच्छे से कुछ तो खाने को मिलेगा उनको, तो इस पर जो है बल दिया गया। ठीक, इसके बाद अगला है कि उसमें क्या किया गया, कौन कौन से उद्देश्य? बच्चों का नामांकन व ठहरान में क्या होगी? उससे वृद्धि होगी। जैसे बच्चा जो क्या लालच में, भोजन की लालच में पढ़ने आएगा तो उसमें बच्चा वहाँ तक इंटरवल तक तो रुकेगा, लंच तक तो रुकेगा। इसके बाद अगला पॉइंट क्या है? बच्चों को स्वास्थ्य एवं पुष्टि पर भी ध्यान दिया गया। जब भोजन दिया जाएगा
तो उसका पोषण होगा ना। इसके बाद अगला पॉइंट है, बच्चों को विद्यालय की ओर आकर्षित करने के लिए यह जो है पोषण योजना चलाई गई तथा आर्थिक दृष्टि से कमजोर परिवार के बच्चों को पोषाहार नहीं मिल पाता तथा छात्रवृत्ति देकर शिक्षा के सार्वजनिकरण को लक्ष्य को पूरा करने के लिए इस पर बल दिया गया। ठीक, बहुत से ऐसे बच्चे जिनको सुबह जो खाने के लिए व्यवस्था नहीं होती है, तो उनको पर भी सबसे ज़्यादा सहायता मिली है इस चीज़ से उनको। इसके बाद अगला पॉइंट है आपका, प्राथमिक माध्यमिक और उच्च शिक्षा विभाग बच्चों को स्कूली व उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति की वित्त पोषित या वित्त पोषण करना, ये योजनाएं राज्य सरकार व केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई। अब इसमें क्या किया, छात्रवृत्ति यानी कि बच्चों को स्कॉलरशिप दिया जाने लगा, जिससे प्रदेश के बच्चा 1 से 8 तक के सभी बच्चों को SC ST को छात्रवृत्ति दी जाने लगी प्रोत्साहन के रूप में छात्रवृत्ति, मिड डे मील, निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें, ड्रेस आदि बेंच की व्यवस्था आज सभी की गई। ठीक, तो यह वीडियो आपका यहीं पे समाप्त हुआ। तो सारी परियोजनाएं और सारा कुछ हमने समाप्त कर दिया। अब इसमें परियोजनाएं ये आप रिवीजन करते रहिएगा। इसका हम PDF अभी हम टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे। टेलीग्राम चैनल का नाम है इनकॉर्नेशन क्लासेज। अगर नहीं सर्च करने पे आ रहा है तो इस वीडियो के नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका हम लिंक दे रहे हैं, वहाँ से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो ठीक है, तो फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैकाले का, वुड का, ऑकलैंड का, इन सब का घोषणा पत्र के बारे में हम चर्चा करेंगे अच्छे से, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। और यह वीडियो भी बहुत महत्वपूर्ण है। बस ऐसे ही रिवाइज करते रहेगा सारा कुछ का योजना जो किससे संबंधित है, शिक्षा में सुधार लेने के लिए। ठीक, कि बच्चों को कैसे सिखाया जाए। तो बस थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है, तो उसको आप लोग देख लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा 2-3 बार, बस कोई दिक्कत नहीं। सारा कुछ उद्देश्य और शिक्षण जो सामग्री है सारा कुछ ले जाके एक ही में किसी में उत्तर जो है चिपका देना, सारा कुछ आपका सही होगा। ठीक, बहुत ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। तो मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। वीडियो अच्छा लगा हो तो और लोगों के पास शेयर करिएगा।